दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ साबित करने के लिए, कुछ जानने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो ऐसा भी हो सकता है। तो आज उन्हीं लोगों के बारे में हम जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिससे कुछ इन्वेंट हुआ है, कुछ साबित हुआ है। तो मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। डॉक्टर जॉन स्टैम्प एक एयरफोर्स ऑफिसर थे। इनकी दिलचस्पी थी ये जानने में कि इंसानी बॉडी कितनी ज़्यादा जी फोर्स सह सकती है। 1940 के अंदर ये माना जाता था कि इंसानी बॉडी सिर्फ 18 जी फोर्स ही सह सकती है, इससे ज़्यादा पर काफ़ी कुछ हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर स्टैम्प का मानना था कि इंसानी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक नहीं है, वो इससे ज़्यादा जी फोर्स झेल सकती है। अब उस वक्त में एक रॉकेट यूज़ किया जाता था जो ज़मीन पर चलाया जाता था, जिसमें एक डमी को यूज़ किया जाता था जी फोर्स नापने के लिए। अब इंसानी बॉडी की कुछ फीचर उसमें डाल दिए जाते थे जिससे पता लग जाता था कि इतना डैमेज हुआ है तो हाँ इतना सह पाएगा इंसान। लेकिन इन्होंने कहा ना, इसे हटा, मैं बैठूंगा इस पे और फिर पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा जी फोर्स सह सकती है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने आप को एक सुसाइड मिशन पर डाल दिया था, सिर्फ अपनी बात प्रूफ करने के लिए। अब ये रॉकेट चला 5 सेकंड के अंदर इस रॉकेट ने 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार जनरेट कर दी और 6वें सेकंड पर इसे रोक दिया गया। मतलब 5 सेकंड के लिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले सेकंड पर ही ये 0 पर आ चुका था। तो इतना करने के बाद में इस वक्त में डॉक्टर स्टैम्प का वेट मालूम है कितना हो गया था? 3500 किलोग्राम। इतना वेट होने पर इनकी पसलियाँ टूट गई, टेल बोन टूट गई, हाथों की हड्डियाँ टूट गई और टेम्परेरी ये ब्लाइंड भी हो गए थे जो फोर्स लग रही थी उसकी वजह से। अब इतना कुछ होने के बाद में ये सरवाइव तो कर गए और इन्होंने सही 46.2 जी की फोर्स। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया कि इतनी ज़्यादा जी फोर्स इंसान सह सकता है और ये अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई तोड़ नहीं पाया। कौन अपनी जान रिस्क में डालेगा इसको प्रूव करने के लिए कि भैया इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए तो इन्होंने ये कर दिया था। अब इसके बाद में इन्होंने नासा के साथ भी काम किया और इसी के साथ में एयरबैग बनाने वाली, जो कारों में एयरबैग लगते हैं, उन कंपनियों के साथ भी इन्होंने काम किया, जहां पर इन्होंने बताया उन्हें कि किस तरीके से इसे लगाना चाहिए जिससे इंसान को कम से कम नुकसान हो एक्सीडेंट के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जी फोर्स लगने पर भी। फ्रांस राइकल्ट पेशे से एक टेलर थे और इनका ड्रीम था कि एक ऐसा सूट बनाया जाए जिसको पहनकर कोई भी इंसान अगर ऊंचाई से कूद जाए तो वो सेफली लैंडिंग कर जाए। अब 1912 के वक्त में इन्होंने कुछ ऐसा सूट बना दिया था। हालांकि मेरे हिसाब से ये कुछ इस तरीके का बनाना चाह रहे थे। ये आज के वक्त का विंग सूट है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन इसके साथ भी पैराशूट की ज़रूरत होती है। अब जो भी इन्होंने बना दिया था ये सूट, अब इसको टेस्ट करने की बारी आ गई थी। अब टेस्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो इन्होंने कहा मैं ही पहनूंगा और मैं ही प्रूफ करूंगा कि ये सेफली लैंडिंग कर देगा। ये एफिल टावर पर चढ़ गए और उसके बाद में जब वहाँ से इन्होंने जंप लगाई तो इनकी मौत हो गई ज़मीन से टकराने पर। ये बिल्कुल भी काम नहीं करा, लेकिन फिर भी ये क्रेज़ी हरकत इन्होंने करी थी सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि मेरी चीज़ काम करेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ प्रूव नहीं हुई, जो प्रूव हुई वो सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। गैरी हॉय टोरंटो का एक लॉयर था जो 24th फ्लोर पर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पर यह शर्त लगी थी कि ये जो विंडो है उसका ग्लास ब्रेकेबल है। लेकिन गैरी हॉय ने कहा नहीं, ये ब्रेकेबल नहीं है और इन्होंने अपनी बॉडी को उस पर फेंका, मतलब पीछे से भागते हुए आए और उस पर कूद गए। पहले अटेम्प्ट में पता लग गया कि ये ब्रेकेबल नहीं था, लेकिन इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट ट्राई किया कि एक और बार देखना है ना तेरे को, ला एक और बार दिखाता हूँ। दोबारा भाग के उन पर कूद गए शीशे के ऊपर, जिसके बाद में कूदने पर ये 24वें फ्लोर से सीधा नीचे ज़मीन पर आ गिरे और इनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात ज़रूर प्रूव करी थी कि वो विंडो अनब्रेकेबल है। जी हाँ, वो विंडो नहीं टूटी थी, बल्कि उसके साइड में लगी हुई जो भी चीज़ें थी जिसने उस विंडो को रोका हुआ था वो टूट गई थी, जिसके बाद में वो विंडो समेत ही 24वें फ्लोर से नीचे गिर गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्रेजी हरकत करी थी अपनी बात प्रूव करने के लिए। बात तो प्रूव हो गई, लेकिन इनकी जान चली गई। विम हॉफ, जिनको द आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है, इनको आपने देखा होगा अगर आपको देखना पसंद है डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री या फिर नेशनल ज्योग्राफी। इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं जहाँ पर इन्होंने ये बात प्रूव करके दिखाई है
कि ठंड एक इमोशन है जिसको इंसान कंट्रोल भी कर सकता है। इनके नाम पर 21 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने एक बार अपने आप को बर्फ में डुबो दिया था, करीबन इतना गर्दन बाहर थी सिर्फ, और ये उसमें रहे थे 1 घंटा 52 मिनट तक। इन्होंने एवरेस्ट भी क्लाइम कर रखा है 6700 मीटर तक, वो भी बिना कुछ पहने, सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखी थी, और उसके बाद में इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया जहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क रहता है। इन्होंने रेगिस्तान में भी मैराथन कर रखी है जहाँ पर इन्होंने पानी नहीं पिया था, बिना पानी पिए इन्होंने इतनी लंबी मैराथन करी है रेगिस्तान के अंदर। वो कंप्लीट करी, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के आ गए। इन्होंने आर्कटिक सर्कल में भी मैराथन कर रखी है, वो भी नंगे पांव, सिर्फ शॉर्ट्स में, सिर्फ निक्कर पहन रखा था और भागे। और वहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो करीबन -20 डिग्री रहता है। तो आप खुद सोच सकते हो, इन्होंने बातें प्रूफ कर दी हैं जो इन्होंने बातें कही थी। और 120 मीटर अंडर वाटर स्विमिंग करी है इन्होंने, वो भी बर्फीले पानी में, सिर्फ एक सांस में। तो इन्होंने भी कई सारी क्रेजी हरकतें कर रखी हैं सिर्फ अपनी बातें प्रूफ करने के लिए, जो इन्होंने प्रूफ करी भी हैं। जैसे एवरेस्ट पे चढ़ गए थे नंगे, मतलब सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखी थी, तो वो ना के बराबर, ये कुछ भी नहीं है वो। और ये वहाँ पर चढ़ गए जहाँ पर हाइपोथर्मिया का भी खतरा है, फ्रॉस्ट बाइट का भी खतरा है, सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन में फ्लूइड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं एवरेस्ट की बात करूँगा। मुझे बनानी है इस पर, लेकिन मैं डिले कर रहा हूँ क्योंकि जो भी अच्छी वीडियो बनानी है मुझे, वो मैं थोड़ी टाइम बाद ही बनाऊँगा क्योंकि गर्मी में बड़ा बुरा हाल हो रहा है। और बात करूँ इनके दूसरे चीज़ की, जो इन्होंने अंडर वाटर स्विमिंग करी थी, वहाँ पर ये बेहोश हो जाते तो मतलब गई थी इनकी जान। 120 मीटर अंडर वाटर, वो भी बर्फीले पानी में। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रखी हैं जो इन्होंने प्रूफ करी हैं, लेकिन रिस्की थी सारी की सारी। डॉक्टर एडवर्ड जिनर कुकूज के एक एक्सपर्ट थे जिनको काफ़ी कुछ मालूम था कुकूज के बारे में, जिसको कोयल भी कहा जाता है। अब इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल पूछते थे। जब भी कहीं डिस्कशन हो रहा होता था तो इनके पास में काफ़ी सारे सवाल होते थे पूछने के लिए कि भैया ये होगा तो ये कैसे होगा, वो होगा तो वो कैसे होगा। अच्छे सवाल पूछ लेते थे, और इसी के साथ साथ ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी थे। अब इनको काफ़ी चिंता थी स्मॉल पॉक्स को लेकर, क्योंकि उस वक्त में, ये 1740-1750 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त में हज़ारों लोग चेचक की वजह से मर जाते थे, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये डेडली बीमारी थी, एक बार हो गई तो मतलब जान जानी तय है। तो इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि गाय को काउपॉक्स होता है, और जो दूधिया गाय का दूध निकालता है उसको भी काउपॉक्स हो जाता है, उससे इन्फेक्शन आ जाता है दूधिये के अंदर। लेकिन दूधिये को इससे कुछ भी नहीं होता, और ना ही उसे आगे चल के स्मॉल पॉक्स होता है, यानी कि चेचक होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा बच्चा लिया जिसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, ना ही काउ पॉक्स हुआ था। तो इसके बाद में पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में इन्होंने उस बच्चे की हथेली पर, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, फोरआर्म बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 कट लगाए। 2 कट लगाने के बाद में इन्होंने उस इंसान जिसको काउपॉक्स हो रखा है उसके में से पस निकाला, थोड़ा सा पस निकालने के बाद में, उस वक्त में इंजेक्शन नहीं हुआ करते थे, वरना डायरेक्ट पस ही ठोक देते। लेकिन उसके बाद में इन्होंने जहाँ पर 2 कट लगाए थे उस बच्चे के, वहाँ पर इस पस को रगड़ दिया। पस रगड़ने के बाद में बच्चे को कुछ हफ्तों बाद ही काउपॉक्स हो गया। अब इससे थोड़ा बहुत पेरेंट्स को चिंता हुई, लेकिन काउपॉक्स ने कुछ भी नहीं किया, बच्चा 2-4 हफ्ते बाद रिकवरी कर गया। अब वो ठीक होने के बाद में इन्होंने क्या किया, जिसको स्मॉल पॉक्स हो रखा है उसका पस निकाल लिया जरा सा। पस निकालने के बाद में बच्चे के 2 कट फिर से लगा दिए, उसके बाद में वहीं पर उसके स्मॉल पॉक्स भी लगा दिया, यानी चेचक का वो जो पस निकाला था वो भी पस लगा दिया। अब यहाँ पे चिंता ये थी कि बच्चे को स्मॉल पॉक्स हो सकता था, लेकिन बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इससे एक बात पता लग गई कि जिसको काउ पॉक्स हो जाता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। और इसी के साथ साथ इन्होंने वैक्सीनेशन का भी इन्वेंट कर दिया था कि काउ पॉक्स अगर किसी के लगा दी जाए तो उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, वो कभी भी चेचक से नहीं मरेगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्रेजी हरकत करी थी दूसरे इंसान की जान को रिस्क में डालने के बाद में, जिससे इस बीमारी का वैक्सीनेशन मिल गया। और ये एक लाइलाज बीमारी थी, एक बार हो गई तो मतलब खेल ख़त्म। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई, ये सिर्फ 5 जने ही थे, अभी बहुत सारे जने आने बाकी हैं। तो ये पार्ट और भी चलेगा और ये पार्ट मैं और खींचूँगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।